हेलो एवरीवन, वेलकम टू OMG लीगल। माय नेम इज आशुतोष सिंह। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ एविडेंस इन इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस की। ये जो लॉ ऑफ एविडेंस है ये कहाँ से इवॉल्व हुआ है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। अगर हम लॉ ऑफ एविडेंस के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो हमें 3 पीरियड्स को जानना होगा: एंशिएंट हिंदू पीरियड, एंशिएंट मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड। सो सबसे पहले बात करते हैं एंशिएंट हिंदू पीरियड की। एंशिएंट हिंदू पीरियड वो पीरियड है जब हिंदू राज था। इस समय जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था रिलेटिंग टू एविडेंस लॉ वो धर्मशास्त्रों से लिया गया था। ऑल द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू लॉ ऑफ एविडेंस वाज डिराइव्ड फ्रॉम धर्मशास्त्रास। एंड जब तक एंशिएंट हिंदू पीरियड था, जो राजा हुआ करता था वो ही जज होता था। उनका डिसीजन जो होता था वो फाइनल होता था। जजमेंट देने के लिए वो अपने एडवाइजर से एडवाइस जरूर लेते थे, लेकिन फाइनल डिसीजन जो होता था वो राजा का ही होता था। एंड ये जो प्रोसीडिंग्स होती थी इट वाज नॉट बाउंडेड बाय एनी टेक्निकल प्रोसीडिंग्स। मतलब कोई फिक्स गाइडलाइंस या रूल्स नहीं थे जो राजा को फॉलो करने थे उस वक्त। द बेसिक कंसिडरेशन वाज अपहोल्डिंग धर्म। धर्म को कायम रखना ही उनका मेन उद्देश्य था। अगर हम उस वक्त के रिकॉग्नाइज्ड एविडेंसेस की बात करें तो 3 रिकॉग्नाइज्ड एविडेंसेस थे। पहला लेख्य यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, दूसरा साक्षी यानी विटनेस, तीसरा भुक्ति यानी पोजेशन। सो ये था इंडियन एविडेंस एक्ट इन हिंदू राज। अब हम बात करते हैं एंशिएंट मुस्लिम पीरियड की। एंशिएंट मुस्लिम पीरियड के एविडेंस लॉस की बात करें तो सर अब्दुल रहीम की बुक मुस्लिम ज्यूरिस्प्रूडेंस में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड मुस्लिम किंग एंड एम्परर्स एस्टैब्लिश्ड द जुडिशियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ व्हिच वाज प्योरली बेस्ड अपॉन द होली कुरान। जो मुस्लिम रूलर्स थे उन्होंने इस्लामिक लॉज के हिसाब से एविडेंस लॉ बनाए एंड ये सारे लॉज का बेस जो था वो कुरान था। जनरली जो काजी हुआ करते थे उन्हें बुलाया जाता था टू डिसाइड द डिस्प्यूट। एंशिएंट मुस्लिम पीरियड में 2 टाइप के रिकॉग्नाइज्ड एविडेंसेस थे, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री। ओरल एविडेंसेस इज फर्दर सब क्लासिफाइड इनटू डायरेक्ट एंड हियरसे एविडेंसेस। This was the evidences in ancient Hindu period and ancient Muslim period. Now let's talk about the British period. जो एविडेंस एक्ट आज हम पढ़ते हैं और फॉलो करते हैं वो ब्रिटिश पीरियड में ही आया। द एविडेंस एक्ट वाज ओरिजिनली पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1872. It contains a set of rules and regulations which governs the admissibility of any evidence in the court of law. यानी जो एविडेंस है वो कोर्ट में एडमिसिबल है या नहीं है इस एक्ट में बताया गया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ was totally changed in the British India after the introduction of Evidence Act. ये एक्ट आने के बाद जो ब्रिटिश इंडिया था यानी इंडिपेंडेंट के पहले का जो इंडिया था उसमें एविडेंस की एडमिसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बदल गया। क्योंकि ये एक्ट आने से पहले जो एविडेंस रूल्स थे वो जाति, धर्म, समुदाय के हिसाब से बटे हुए थे अलग अलग। हर जाति के लिए अलग अलग रूल्स थे। द रूल्स ऑफ एविडेंस वर डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन हु वाज ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन। द एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 is mainly based upon the work by Sir James Stephen. He is also known as the founding father of this act. ये तो हमने बात की एविडेंस एक्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। आइए समझते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। लॉ ऑफ एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर बोथ द सिस्टम्स, सिविल एंड क्रिमिनल। ये एक्ट आने के बाद पूरा इंडियन जुडिशियल सिस्टम चेंज हो गया, क्योंकि ये एक्ट के पहले एविडेंस लेने के लिए कोई भी कोडिफाइड रूल या रेगुलेशन नहीं था। This act is not exhaustive in nature. जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, जब 2010 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया, इंडियन एविडेंस एक्ट गॉट अमेंडेड with all the electronic records, so it is not exhaustive in nature. The word evidence is derived from the Latin word evidere, which means to show clearly or to prove. The Indian Evidence Act 1872 का पहला एक्ट था एंड पूरे एक्ट में 167 सेक्शंस एंड 11 चैप्टर्स हैं। The Evidence Act came into force from 1st September 1872 और इस एक्ट में सारी definitions, methods related to evidence mentioned है। How the law of evidence is consolidated is included in this act. This act is not applicable to army law, naval law, disciplinary act and all the affidavits. This act is applicable only to the court proceedings. Law of evidence is procedural law, but it also has some part of substantial law, जैसे कि doctrine of estoppel. Now let's see the structure of the Indian Evidence Act. The act has been divided into 3 parts. Part 1, relevancy of facts.
Part 2, on proof. Part 3, production and effect of evidence. So guys, this was an introduction to the law of evidence in India. Hope you all liked it. Please subscribe to OMG Legal. See you next time.